स्वागत है आप सभी का आयुर्भास्कर चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे आयुर्वेदिक प्रणाली की शुरुआत के बारे में। और ये आयुर्वेदिक प्रणाली की शुरुआत जो है आज से नहीं, कई हजार वर्षों से भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में इसकी शुरुआत हो चुकी थी। आप सभी को पता है, हमारी संहिताएं, हमारे वेद, हमारे ग्रंथ जो हैं इस चीज़ों की गवाही जो है देते आ रहे हैं। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इतिहास में इस चीज़ को, इस बात को पूरी तरह से विस्तृत तरीके से समझाते हुए आ रही हैं कि भारत में आयुर्वेदिक प्रणाली की शुरुआत कई हजार वर्षों पूर्व ही हो चुका था। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जो भी विद्यार्थी राजस्थान आयुर्वेद एनएचएम कंपाउंडर की तैयारी कर रहे हैं उनके विषय में एक अन्यत्र विषय भी सम्मिलित किया गया है, जो है चिकित्सा में आयुर्वेदिक प्रणाली की शुरुआत। तो आप अगर अपना नवीन पाठ्यक्रम देखें, नया जो पाठ्यक्रम जो सिलेबस जारी हुआ है उसमें एक जो है टॉपिक कह लीजिए, एक विषय बिंदु कह लीजिए, जिसमें मेंशन है चिकित्सा में आयुर्वेदिक प्रणाली की शुरुआत। तो इस क्लास में हम समझेंगे कि इस टॉपिक से रिलेटेड कैसे प्रश्न आपको एग्जाम में दिखने वाले हैं। अब जो भी लोग चैनल पे वीडियो को देख रहे हैं उनमें से बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट जो अदर स्टेट के हैं, तो उनके दिमाग में ये चीज़ रहता है क्या हमें इन प्रश्नों को देखना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, आपको भी इन प्रश्नों को देखना है, ये सोचने की जरूरत नहीं है। सारे प्रश्न आपके लिए भी उपयोगी हैं, क्योंकि आयुर्वेद किसी एक जिले, किसी एक राज्य स्तर का विषय नहीं है। पूरे विश्व में जो भी प्रश्न आपको यहाँ पे दिख रहे हैं वो पूरे विश्व स्तरीय हैं। ऐसा नहीं है कि आयुर्वेद का कुछ पूछा जाए और ऐसे प्रश्न आपको उसमें न दिखे। ठीक है, हम भारत की नहीं बात कर रहे, पूरे विश्व की बात कर रहे हैं। अगर आयुर्वेद विषय आएगा तो प्रश्न जो है बदलते नहीं हैं, तो इसलिए सभी स्टूडेंट जो है क्लास को अटेंड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो आपको पता है कि इसमें जो भी सीरीज आपको अभी तक दी गई है, 3 सीरीज आपको दी गई है स्टेप बाय स्टेप। अब इस सीरीज में कुछ बहुत ही बेहतरीन प्रश्न को सम्मिलित किया गया है, जैसे कि अन्य सीरीज में भी आप देखते आए होंगे। तो इस सीरीज में हम बात करेंगे चिकित्सा में आयुर्वेदिक प्रणाली की शुरुआत, जिसमें प्राचीन से लेकर के हम आधुनिक चिकित्सा में आयुर्वेद का जो शुरुआत हुआ या जो चीजें इसमें बदली हैं उसको हम देखेंगे। चलिए, तो सबसे पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न है, मध्यकाल और आधुनिक काल में आयुर्वेद से ये प्रश्न जो है लिया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर प्रश्न है। पहला प्रश्न क्या है, किस मुगल सम्राट ने आयुर्वेदिक चिकित्सा को बढ़ावा दिया। वैसे तो अगर मुगल सम्राटों की बात करें तो सभी मुगल सम्राटों ने कुछ ना कुछ जो है भारत में बर्बाद ही किया है, कुछ चीज़ों को बढ़ाया नहीं है। जो पहले से जो चीज़ें थी उन्हें खत्म किया है। लेकिन अकबर की अगर बात करें तो अकबर ने आयुर्वेद के क्षेत्र में अगर कहा जाए, अगर मुगल सम्राट की बात की जाए तो आयुर्वेदिक चिकित्सा में बढ़ावा की अगर बात करें, मुगल कालीन समय में अगर बात की जाए तो अकबर ने कुछ आयुर्वेद के बारे में कुछ चीज़ें जो हैं चिकित्सा के बारे में इन्होंने कुछ किया। बाकी अगर आगे प्रश्न देखा जाए, किस ब्रिटिश कालीन संस्था ने आयुर्वेद के अध्ययन को बाधित किया। देखिए एक चीज दिमाग में रखिएगा, प्रश्न ऐसे बन सकते हैं, अरे समझे, प्रश्न ऐसे बन सकते हैं क्योंकि इतिहास में साक्ष्य ही जो है उसको सही माना जाता है। और साक्ष्यों के आधार पर ये कह सकते हैं कि अकबर ने, मुगल सम्राट ऐसा मुगल सम्राट था कि उसने जो है आयुर्वेद चिकित्सा को बढ़ावा दिया था। ठीक है, साक्ष्यों के आधार पर। दूसरा प्रश्न अगर देखें तो किस ब्रिटिश कालीन संस्था ने आयुर्वेद के अध्ययन को बाधित किया। किस ब्रिटिश कालीन संस्था ने आयुर्वेद के अध्ययन को बाधित किया। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ब्रिटिश कालीन संस्था की अगर बात करें तो ब्रिटिश काल से ही इंडियन मेडिकल सर्विस की स्थापना हुई। और इन्होंने क्या किया कि जो पारंपरिक जो चिकित्सा पद्धति है उसे बढ़ावा न दे करके जो पश्चिमी चिकित्सा पद्धति है, जिसको हम आधुनिक चिकित्सा पद्धति कह रहे हैं, उनको ज्यादा बढ़ावा देने का काम जो है इन्होंने किया। इन जो संस्थाओं की बात करें तो इन्होंने इस चीज को बढ़ावा दिया। जबकि बात करें तो एक और संस्था का नाम जो है निकल करके आता है, जिसको महानगर मेडिकल
कॉलेज, ये भी ब्रिटिश कालीन संस्था के अंतर्गत हम इसको रख करके देख सकते हैं। कलकत्ता में है, कलकत्ता, उस समय कलकत्ता ही कहा जाता था, तो कलकत्ता के हिसाब से ही हम कह सकते हैं कलकत्ता में महानगर मेडिकल कॉलेज स्थापित था, जो कि ब्रिटिश कालीन संस्था के अंतर्गत ही आएगा, और उसने आयुर्वेद के अध्ययन को बाधित किया। मतलब इन्होंने न तो इसमें आयुर्वेद को ज़्यादा बढ़ावा देने का प्रयास किया, जबकि इसके अतिरिक्त उन्होंने आयुर्वेद के अध्ययन को बाधित भी किया। ठीक है, तो दोनों में से दोनों चीज़ें याद रखेगा, ये इंडियन मेडिकल सर्विस भी याद रखेंगे ब्रिटिश कालीन संस्था के अंतर्गत। आप ये महानगर मेडिकल कॉलेज को भी याद रखिएगा, जो कि कलकत्ता में स्थापित है। अगला प्रश्न, 20वीं सदी में किस भारतीय वैज्ञानिक ने आयुर्वेद को पुनर्जीवित करने में योगदान दिया? अगर 20वीं सदी की बात की जाए तो बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक हैं, ऐसे चिकित्सक हैं जिन्होंने आयुर्वेद के लिए बहुत सारा योगदान दिया है। अगर इस प्रश्न के हिसाब से देखा जाए तो उत्तर जो है होगा पंडित राम नारायण शर्मा, क्योंकि इन्होंने आयुर्वेद के विषय में बहुत सारी चीज़ें जो हैं की है। लेकिन अगर ये नाम नहीं आता है और इसके अतिरिक्त कुछ और नाम भी आ सकते हैं इस क्वेश्चन के अंतर्गत, ऑप्शनल क्वेश्चन में कुछ और नाम भी आ सकते हैं। जैसे 20वीं सदी की बात की जाए, 20वीं सदी की बात की जाए तो एक नाम निकल करके आता है पंडित दीनदयाल उपाध्याय का। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, इन्होंने भी जो है आयुर्वेद को पुनर्जीवित करने में योगदान दिया है। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है भारतीय वैज्ञानिक, तो वैज्ञानिक नहीं कह सकते हैं, लेकिन अगर वैज्ञानिक हट जाए और वहाँ पे 20वीं सदी में पूछा जाए तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय का अगर नाम मेंशन हो तो ये ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से एक और नाम आ जाता है कर्पूर चंद्र कुलकर्णी का। कर्पूर चंद्र कुलकर्णी, इनका भी नाम इसलिए आता है क्योंकि इन्होंने भी आयुर्वेद को पुनर्जीवित करने में बहुत सारा योगदान जो है दिया है। उसी तरह से अगर देखा जाए तो विशेष योगदान की बात अगर पूछ दी जाए कि विशेष योगदान किनका रहा, आयुर्वेद को पुनर्जीवित करने में विशेष योगदान किनका रहा, और उसमें नाम अगर दे दें डॉक्टर बोधिसत्वा गांगुली का, डॉक्टर बोधिसत्वा गांगुली, तो इनका जो है विशेष योगदान रहा है। इनका विशेष योगदान रहा है किस लिए? आयुर्वेद को पुनर्जीवित करने में विशेष योगदान इनका रहा है। इसी तरह से एक और नाम आता है डॉक्टर रघुनाथ सान्याल का। रघुनाथ सान्याल, डॉक्टर रघुनाथ सान्याल, तो ये नाम आपको याद रखने हैं। ये सभी लोगों ने क्या किया है, आयुर्वेद को पुनर्जीवित करने में बहुत सारा योगदान दिया है। वैसे हम सबको याद कर रहे हैं तो राजीव दीक्षित जी को कैसे भूल सकते हैं, राजीव दीक्षित जी का भी नाम आप याद रख सकते हैं, लेकिन प्रश्नों में मेंशन अगर होता है तो राजीव दीक्षित का भी नाम याद रखेंगे। राजीव दीक्षित जी ने भी बहुत सारा योगदान दिया है आयुर्वेद को पुनर्जीवित करने में, और इन्हीं का नेम फेम लोग दे करके बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो कि इस समय बहुत ज़्यादा पैसा जो है मार्केट में गेन कर रही हैं, बहुत ज़्यादा पैसा बना रही हैं। तो बहुत सारे ब्रांड है जिससे आप परिचित होंगे। अब यहाँ पे नाम क्या लिया जाए, ठीक है, तो ये हो गया, इनके नाम याद रखने हैं। 20वीं सदी में पंडित दीनदयाल उपाध्याय, कर्पूर चंद्र कुलकर्णी, विशेष तौर पे अगर कहा जाए तो डॉक्टर बोधिसत्वा गांगुली, डॉक्टर रघुनाथ सान्याल, ये वर्तमान के अंतर्गत आप इनको रख के देख सकते हैं, राजीव दीक्षित जी को। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं, लेकिन इसमें जो है इसके हिसाब से भारतीय वैज्ञानिक के हिसाब से 20वीं सदी में, और यहाँ पे बहुत सारे नाम हैं, लेकिन पंडित राम नारायण शर्मा को रखेंगे क्योंकि 20वीं सदी में राजीव दीक्षित जी का नाम है, लेकिन 20वीं सदी के अंतर्गत ये नहीं रखे जाएंगे, न ही स्वामी रामदेव और महर्षि महेश योगी नहीं होंगे। तो ये पंडित राम नारायण शर्मा वाला ही ऑप्शन सही होगा। बाकी हमने ऑप्शनल जो चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पे समझा दी। अगला है आयुष मंत्रालय कब स्थापित हुआ? आयुष मंत्रालय की स्थापना जो है कब स्थापित हुई है? तो आयुष मंत्रालय जो है स्थापित हुआ है किस सन में? वो स्थापित हुआ है 2014 में। आयुष मंत्रालय की स्थापना कब की गई है? 2014 में। अगर डिटेल में डेट पूछ दें तो आप बता सकते हैं
9 नवंबर 2014। तो डिटेल डेट क्या है? आयुष मंत्रालय की जो स्थापना हुई है वो 9 नवंबर 2014 में की गई है, याद रखना है आपको। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पांचवा क्या कह रहा है? राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की अगर बात की जाए तो वह जयपुर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? जयपुर में। प्रश्न ऐसे भी हो सकता है, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना किस सन में हुई? तो आप बता सकते हैं राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना सन 1976 में हुई। कब हुई? 1976, यानी कि 1976 में इसकी स्थापना हुई, लेकिन कहाँ पे? जयपुर में। छठवां प्रश्न देखिए, WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में बोलेंगे तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आयुर्वेद को किस वर्ष मान्यता दी थी? तो आयुर्वेद को मान्यता मिली थी सन 1978 में। कब मिली थी? सन 1978 में WHO ने आयुर्वेद को मान्यता दी थी, यानी कि इसके पहले आयुर्वेद का कोई मानक नहीं था, कोई जो है चिकित्सा पद्धति में प्रयोग में नहीं लेता था। मतलब राष्ट्रीय स्तर पे अगर बोला जाए, किसी संस्था ने ठप्पा नहीं लगाया था। बाकी चिकित्साएं तो बहुत कई हजार साल पहले से होती आ रही हैं। अगला देखिए, ये प्रश्न का आंसर जो है आपको पता होगा, पतंजलि योगपीठ के संस्थापक कौन हैं? तो संस्थापक हैं स्वामी रामदेव, परिचित होंगे आप लोग। अगला प्रश्न जेन्युइन प्रश्न है, तुलसी का आयुर्वेद में मुख्य उपयोग क्या है? तो तुलसी जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है, रक्तचाप नियंत्रित करता है, पाचन में भी सुधार करता है। मतलब सभी जो ऑप्शन है वो सही रहेंगे, ठीक है। अगला, अब तुलसी का आयुर्वेद में मुख्य उपयोग क्या है? तो आपको बता दिया कि ये चारों ऑप्शन जो है सही हो जाएंगे। फिर अगर आगे देखें तो आपको पहले से ही बताया गया, बार बार चीज़ें जो हैं कई बार आपको बताई जा रही हैं, क्लास के अंतर्गत भी बताया जा रहा है कि NHM की क्लासेज जो हैं, आयुर्वेद कंपाउंडर की जो पोस्ट निकली हुई है NHM के अंतर्गत राजस्थान से, तो उसकी क्लास आयुर्भास्कर ऐप पे चल रही है। डिटेल क्लासेस लगभग 70 से 80% जो है सिलेबस आपका कवर किया जा चुका है। कुछ विषय पढ़ाने बाकी हैं जो कि चलेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है नोट्स आपको दिए जा रहे हैं, टेस्ट सीरीज दी जा रही हैं लगातार। अब आप देख सकते हैं कि जो आपका नया पैटर्न है उस पर जो है टेस्ट बना करके आप सभी को MCQ टेस्ट जो है दिया जा रहा है। अगर देखा जाए तो जो 3 नंबर का क्वेश्चन आपका आ रहा है, एक प्रश्न आपका 3 नंबर होगा और माइनस मार्किंग होगा 1 नंबर का। अगर निगेटिव मतलब नहीं सही क्वेश्चन करते हैं आप टिक, तो -1 नंबर कटेगा आपका। तो इस पैटर्न पे, पूरे इस पैटर्न पे हम जो है टेस्ट सीरीज तैयार करके अपने ऐप पे आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। जब आप बैठोगे टेस्ट देने के लिए तो आपको लगेगा कि नहीं आप CBT पे ही बैठे हो, ठीक है, CBT टेस्ट ही दे रहे हो। कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट हो रहा है उसी तरह का आएगा, रियल फील आएगी, क्योंकि उसमें माइनस मार्किंग का भी है और मार्किंग सिस्टम जो है सेम आपके बोर्ड के आधार पे ही बन रहा है। तो टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट कीजिए। जो लोग क्लास ज्वाइन कर चुके हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट अटेम्प्ट करें, नोट्स को ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करने का प्रयास करें और वीडियो लेक्चर को भी देखने का प्रयास कीजिए, ताकि सारे कॉन्सेप्ट जो भी हैं वो क्लियर हो और कोई डाउट ना रह जाए। तो आपको बता दें कि हमारे ऐप पे आयुर्वेद के फुल कोर्स चल रहे हैं। इसके अतिरिक्त अदर सब्जेक्ट की भी क्लासेस जो हैं डिटेल में दी जा रही हैं। आपको बता दें हमारे ऐप पे 2 कोर्सेज हैं। ये कोर्स जो है प्रीमियम कोर्स है, जिसकी वैल्यू जो है 4K है, और जो प्रीमियम कोर्स नहीं है वो भी फुल कोर्स है, लेकिन आयुर्वेद के सारे सब्जेक्ट उसमें भी है, तो वो 2500 का है और उसकी वैलिडिटी जो है 1 साल के, लेकिन PDF प्रिंट का ऑप्शन उसमें नहीं है। इसमें आप PDF प्रिंट करा सकते हो। डिटेल में ये सारी चीज़ें आपको इसलिए बताई जा रही हैं क्यों कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो कि कंफ्यूज हैं कि कौन सा कोर्स लें कौन सा न लें। तो हमने बता दिया, डाउट नहीं रहना चाहिए। 2500 का कोर्स है एक, जिसमें PDF प्रिंट नहीं कर सकते हैं, 1 साल की वैलिडिटी है। ये कोर्स जो है, जो स्टूडेंट DNP का कोर्स कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर में हैं, लास्ट ईयर में, वो भी ये कोर्स को लेके पढ़ सकते हैं, और जो NHM कंपाउंडर की जो तैयारी कर रहे हैं वो भी इस कोर्स को लेकर के पढ़ सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए 9वां प्रश्न देखिए, त्रिफला किन 3 तत्वों से मिलकर के बना है? 3 तत्व या द्रव्य भी यहाँ पे हो सकता है, किन द्रव्यों से मिलकर के बना है, ये भी क्वेश्चन में हो सकता है। तो दे रहा है आंवला हरण बहेड़ा, तो आंवला हरण बहेड़ा से ही बना होता है, ऐसे भी हो सकता है प्रश्न में। ऑप्शन में आम्लकी, हरितकी,
और विभीतकी। तो विभीतकी या विभीतक जो है बहेड़े को कहा जाता है, हरितकी हर्रे को कहा जाता है, इसको हर्रे भी कहते हैं, हरड़ भी कहा जाता है, आम्लकी आंवला को कहा जाता है। तो ऐसे भी नाम आए तो कंफ्यूज नहीं होना है। त्रिफला जो है तीनों द्रव्यों से मिलकर के बनता है। 10वां प्रश्न कह रहा है गिलोय को आयुर्वेद में क्या कहा जाता है? तो गिलोय को हम आयुर्वेद में अमृता कहते हैं। इसके अतिरिक्त इसे गुड़ुची भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? गुड़ुची भी कहते हैं। गिलो कहिए, गिलोय कहिए, गुड़ुची कहिए, अमृता कहिए, नाम जो है तीनों एक दूसरे का पर्याय है, याद रखना आपको। तो गिलोय को यहाँ पे अमृता ऑप्शन सही होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न कह रहा है बस्ती चिकित्सा किससे संबंधित है? तो बस्ती किससे संबंधित है? वात दोष संतुलन से, मतलब वात की चिकित्सा के लिए हम बस्ती जो है करते हैं, पंचकर्मा के अंतर्गत आता है। चरक ने क्या कहा है? आचार्य चरक कहते हैं कि बस्ती वात के लिए प्रधान चिकित्सा है। यह भी प्रश्न हो सकता है किस आचार्य ने बस्ती चिकित्सा को या बस्ती कर्म को वात की प्रधान चिकित्सा कही है? तो वो है आचार्य चरक। ठीक है, तो बस्ती जो है आपको शरीर के अधोमार्ग से यानी कि उत्तर मार्ग से जो दवा प्रविष्ट कराने की प्रक्रिया उसे बस्ती कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं योनि बस्ती है, यहाँ पे गुद बस्ती जो है किया जा रहा है। अगला प्रश्न देखिए शिरोधरा। आप यहाँ पे देख सकते हैं शिरोधरा किस तरह से किया जा रहा है। ऑयलिंग है, कम से कम जो है माथे पर तेल जो है, तेल की एक धार गिराने की प्रक्रिया ही जो है शिरोधरा कहलाती है। तो शिरोधरा चिकित्सा किस रोग के लिए लाभकारी मानी जाती है? तो तेल का धार कहाँ पे गिर रहा है? माथे पे। मस्तिष्क से संबंधित जो दिक्कत है उसमें इसका लाभ मिलता है। तो मानसिक तनाव और अनिद्रा वाला ऑप्शन जो है सही होगा। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए अगला प्रश्न 13वां प्रश्न कह रहा है कि रक्त मोक्षण किस प्रकार की आयुर्वेदिक चिकित्सा है? तो रक्त मोक्षण यानी कि खून को साफ करने की एक तरह से चिकित्सा है। तो रक्त मोक्षण को कह सकते हैं शरीर से अशुद्ध रक्त निकालने की एक तरह से प्रक्रिया है, चिकित्सा है। रक्त मोक्षण को आयुर्वेद में अर्ध चिकित्सा भी कहा गया। इसे कौन सी चिकित्सा कही गई है? और अर्ध चिकित्सा। कौन सी चिकित्सा? अर्ध चिकित्सा। आयुर्वेद में रक्त मोक्षण को अर्ध चिकित्सा भी कहा गया है, ये धौ मानिएगा। ठीक है, अर्ध चिकित्सा। अगला प्रश्न लेते हैं। देखिए कह रहा है कि आयुर्वेदिक दवाओं का मुख्य स्रोत क्या है? तो आयुर्वेदिक दवाओं का मुख्य स्रोत सभी होगा, उपरोक्त सभी। वनस्पति से भी दवा बनती है, खनिज से भी बनता है और धातु से भी बनता है। तो तीनों ऑप्शन जो है सही होंगे, इसलिए चौथा ऑप्शन जो है सही किया जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 15वां क्या कह रहा है? आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है? तो ये प्रश्न थोड़ा सा स्पेसिफिक है। आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है? कभी कभी ऐसा हो सकता है कि इसमें जो है आपका डेट भी दे दे, लेकिन डेट स्पेसिफिक नहीं है। कारण ये है क्योंकि दिवाली से पहले धनतेरस मनाया जाता है और धनतेरस के दिन ही भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि उसी दिन जो है भगवान धन्वंतरी का प्राकट्य हुआ था, तो प्राकट्य दिवस के रूप में धनतेरस मनाते हैं। धनतेरस को भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है और उसी धनतेरस के दिन जो है आयुर्वेद दिवस भी मनाया जाता है। पहले नहीं मनाया जाता था, लेकिन 2014 के बाद से जो है धीरे धीरे ये चलन में आ गया और आयुर्वेद दिवस मनाया जाने लगा। तो ये वाला ऑप्शन डी जो है याद रखना आपको कि आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है? तो धनतेरस के दिन मनाया जाता है। कभी कभी डेट अगर मेंशन है इसमें से 13 नवंबर, अगर दिवाली अब फिक्स तो है नहीं कि दिवाली किस डेट पे पड़ेगी और किस डेट पे धनतेरस पड़ेगा, तो उसके हिसाब से धनतेरस ही आपको याद रखना है। उसके बाद से देखिए 16वां प्रश्न कह रहा है आयुर्वेद को कितने उपनिषदों की 5वीं शाखा किसने जो है उपनिषदों की 5वीं शाखा आयुर्वेद को कहा है? तो आचार्य चरक ने उपनिषदों की 5वीं शाखा आयुर्वेद को बताया है। अगला प्रश्न देखिए रस शास्त्र किससे संबंधित है? तो रस शास्त्र में औषधियां जो है धातुओं और खनिजों से तैयार की जाती हैं। तो ये पहला ऑप्शन जो है सही रहेगा। 18 नंबर प्रश्न देखिए त्रिकटु में कौन कौन सी औषधियां होती हैं? त्रिकटु ये तीनों जो है कटु रस औषधि है, इसलिए इनको त्रिकटु कहा जा रहा है। कौन कौन सी औषधियां हैं? सोंठ, काली मिर्च और पिपली, जिसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, एग्जाम में आ सकता है सुंठी, मरीच और पिपली, इस तरह से भी एग्जाम में आ सकता है। तो ये भी सही है। ठीक है, सोंठ, काली मिर्च और पिपली।
अगला प्रश्न देखिए, वमन चिकित्सा किस दोष को संतुलित करने के लिए की जाती है? तो वमन चिकित्सा मुख्य रूप से वात दोष को, वात कह रहे हैं, कफ दोष को संतुलित करने के लिए की जाती है। किसके दोष को संतुलित करने के लिए की जाती है? कफ दोष को संतुलित करने के लिए वमन चिकित्सा जो है की जाती है। अगला प्रश्न अगर देखा जाए, स्वेदन किस प्रकार की चिकित्सा है? तो स्वेदन यानी कि शरीर से पसीना बाहर आना, स्वेद बाहर आना, तो वो जो है शरीर से विषाक्तता को बाहर निकालने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, आयुष मंत्रालय में कौन कौन सी चिकित्सा पद्धतियां शामिल हैं? तो आपको बता दें, आयुष जो है AYUSH ऐसे लिखा जाता है। तो इसमें ए फॉर अगर देखा जाए तो ए फॉर होता है आयुर्वेद, ए फॉर आयुर्वेद। वाई को जो है हम योगा से देख सकते हैं, यूज फॉर यूनानी समझ सकते हैं, और SH जो है हम सिद्ध चिकित्सा को भी हम कह सकते हैं। ठीक है, जैसे सीधा होम्योपैथ, H फॉर होम्योपैथी कह सकते हैं। ठीक है, तो कई सारी चिकित्सा पद्धतियां मिलकर के आयुष बना हुआ है, आयुष मंत्रालय। तो यहाँ पे देखें तो आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी। तो A फॉर आयुर्वेद, Y फॉर योग, U फॉर यूनानी, S फॉर सिद्ध और H फॉर होम्योपैथ। तो इसलिए आयुष मंत्रालय, बस आयुष याद रखिएगा तो आपको ये अल्फाबेटिक सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। तो कौन कौन सी चिकित्सा पद्धतियां शामिल है आयुष मंत्रालय में? तो ये जो 5 चिकित्सा पद्धतियां हैं ये शामिल हैं आयुष मंत्रालय में। ठीक है, आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी याद रखना है। अगला, WHO द्वारा वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र कहां पर स्थापित किया गया? तो सीधा सा आंसर होगा भारत। कहां पे स्थापित किया गया है? भारत में। और अगर सही पूरा डिटेल में लिखेंगे तो भारत के गुजरात में कहां पे? गांधीनगर में जो है इसकी स्थापना की गई है। कहां पे की गई है? गुजरात के गांधीनगर में। और कब स्थापना की गई थी ये भी अगर पूछते तो आप लिख दीजिएगा 2022। ठीक है, अगर ऑप्शन में हो 2022 तो आप उस पर टिक मार देंगे। ठीक है, तो क्या क्या चीजें आप जाने? WHO द्वारा वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र कहां स्थापित किया है? तो भारत के गुजरात में। कहां पे? गांधीनगर में। कब? 2022 में। ठीक है, याद रखना है, कॉपी में लिखते जाइएगा। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस किस वर्ष से मनाया जा रहा है? तो राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस जो है 2016 से मनाया जा रहा है। मतलब कि शुरुआत जो है 2014 से हो गई थी, लेकिन इसको जो है आयुर्वेद दिवस के रूप में घोषित 2016 से किया गया। तो 2016 से मनाया जा रहा है। पहला जो आयुर्वेद दिवस, ये भी पूछा जा सकता है, पहला आयुर्वेद दिवस किस वर्ष मनाया गया? तो पहला आयुर्वेद दिवस 2016 को मनाया गया, 13 नवंबर 2016। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। या धनतेरस के दिन आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है, आपको पता है। बाल चिकित्सा आयुर्वेद की किस शाखा में आती है? तो आपको पता है अच्छे तरीके से, बाल चिकित्सा जो है कौमारभृत्य में आती है। और कौमारभृत्य का सबसे अच्छा ग्रंथ जो है कश्यप संहिता है। कौन सी संहिता है? कश्यप संहिता में कौमारभृत्य यानी कि बाल चिकित्सा के बारे में बहुत सारी चीज़ें जो है मेंशन है। अगला प्रश्न, आयुर्वेद में रात्रि जागरण को क्यों हानिकारक माना जाता है? क्योंकि सबसे ज़्यादा हानिकारक इसलिए माना जाता है क्योंकि यह वात दोष को बढ़ाता है। किसको बढ़ाता है? वात दोष को। वैसे रात्रि में जागरण होने से हर दोष का असंतुलन होता है, तो आपको अच्छे से पता है, कोई एक दोष बढ़ेगा तो बाकी सब असंतुलित हो जाएंगे। तो वात को ही ज़्यादातर ये जो है बढ़ाता है। अगला प्रश्न देखिए, अरिंद को कैस्टर कहते हैं, यानी कि अरिंद को क्या कहा जाता है? अरिंद यानी कि रेड़, या इसको हम एरंड कहते हैं। क्या कहते हैं? एरंड। तो एरंड का तेल जो है या रेड़ का तेल जो है, जिसको कैस्टर ऑयल कहा जाता है, उसका उपयोग किसके लिए कहते हैं? तो सबसे अच्छा जो है कब्ज के उपचार के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए सबसे अच्छी औषधि है, याद रखना है आपको। तो अरिंद याद रखिए या एरंड याद रखिए। आयुर्वेदिक अनुसंधान के लिए भारत में प्रमुख संस्थान कौन सा है? तो इसका उत्तर आप बताओगे मैसेज में, कमेंट बॉक्स में आप लिखिए कि आयुर्वेदिक अनुसंधान के लिए भारत में प्रमुख संस्थान कौन सा है। ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा, आप ये बताओगे। ठीक है, अगला प्रश्न,
आयुर्वेद ग्राम की स्थापना किस राज्य में हुई थी? इसका उत्तर जो है होगा केरल। क्या होगा? केरल में हुई थी। लेकिन आपको बता दें कि महाराष्ट्र में भी एक ग्राम जो है, महाराष्ट्र में भी एक ग्राम जो है जिसे आयुर्वेद ग्राम के नाम से जाना जाता है, महाराष्ट्र में भी इसकी स्थापना हुई है। तो अगर ऑप्शन में केरल ना दिखे, महाराष्ट्र हो, तो आप महाराष्ट्र मार करके चले आइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। महाराष्ट्र में भी एक आयुर्वेद ग्राम की स्थापना हुई है। आयुर्वेद में मधुमेह यानी कि डायबिटीज़ को किस नाम से जाना जाता है? आपको पता है कि आयुर्वेद में मधुमेह यानी कि मधुमेह को प्रमेह के नाम से जाना जाता है। प्रमेह जो है 20 प्रकार के प्रमेह की जो चर्चा है वो आचार्य करते हैं। 20 प्रकार के प्रमेह की चर्चा जो है वो करते हैं, बताते हैं। तीसवां प्रश्न देखिए, गठिया यानी कि आर्थराइटिस, जिसको संधिवात भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं? संधिवात का प्रमुख कारण कौन सा दोष माना जाता है? संधिवात, देखिए जब संधिवात याद रखेंगे तो वात से ही हो रहा है, तो पहला ऑप्शन सही होगा, वात। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, आयुर्वेद में अर्श किस रोग को कहा जाता है? तो आयुर्वेद में अर्श बवासीर को कहते हैं। किसको कहते हैं? बवासीर। ठीक है, याद रहेगा। तो आयुर्वेद में अर्श बवासीर को कहते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जो लोग भी क्लास ज्वाइन किए हैं, देख रहे हैं, वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे स्टूडेंट तक भी वीडियो पहुँचे। चाहे आप किसी भी स्टेट के हों, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्लासेस ज्वाइन कीजिए। हमारे ऐप पे हर स्टेट के आयुर्वेद के कोर्सेज जो हैं चल रहे हैं। आयुर्वेद, होम्योपैथ, एलोपैथ, सभी मेडिकल फील्ड की तैयारी जो है, उनकी भर्तियां जो आ रही हैं, उनकी तैयारी हमारे ऐप पे कराई जा रही हैं। चाहे आप किसी भी स्टेट के हों, हर तरह के स्पेसिफिक कोर्स हमारे ऐप पे आपके पास हैं। जरूर एक बार इंक्वायरी कीजिए। आगे प्रश्न अगर देखें तो WHO द्वारा पारंपरिक चिकित्सा के लिए वैश्विक केंद्र की स्थापना कहाँ हुई? ऐसा प्रश्न जो है कई बार आपसे पूछा जा चुका है। तो वैश्विक स्तर की अगर बात करें कि उसकी स्थापना कहाँ पे हुई है, तो इसका आंसर होगा ए, यानी कि गुजरात। अभी आपको बता रहे थे कि भारत के गुजरात यानी कि गांधीनगर में कब 2022 में स्थापना हुई है, याद रखना है। 33 नंबर प्रश्न देखिए, आयुर्वेदिक औषधियों के लिए फार्माकोपिया कमीशन कहाँ स्थापित है? तो फार्माकोपिया कमीशन जो है वह गाजियाबाद में स्थापित है। भारत के गाजियाबाद में स्थापित है। बाकी शहरों का भी नाम दिया गया है, लेकिन गाजियाबाद ही सही होगा। इसके अतिरिक्त एक, अगर गाजियाबाद न दे ऑप्शन में, कई फंसाने वाले भी क्वेश्चन आते हैं, अपवाद वाले क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें अगर गाजियाबाद न दे और वहाँ पे गुजरात दे दे तो गुजरात भी सही हो जाएगा। गुजरात का एक शहर है जिसको नैतिकर शहर के नाम से जानते हैं। किस शहर से? नैतिकर शहर। गुजरात में नैतिकर शहर है, तो उसमें भी इसकी स्थापना के बारे में जो है मेंशन है। आप कह सकते हैं कि गुजरात के नैतिकर शहर में भी फार्माकोपिया कमीशन जो है स्थित है। तो ये इस तरह से भी फंसाने वाले क्वेश्चन हो सकते हैं, तो याद रखना है आपको। अगला प्रश्न देखिए, 34 नंबर, सूर्य नमस्कार में कितने आसनों का क्रम होता है? तो सभी को पता होगा, जो करते होंगे सूर्य नमस्कार, 12 आसन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न 35 नंबर, आयुर्वेदिक चिकित्सा में गोल्डन मिल्क यहाँ पे ही क्लियर हो गया। अगर ऑप्शनल क्वेश्चन हो, गोल्डन मिल्क दे करके किसे कहते हैं और हल्दी दूध दे दे और बहुत सारे दूध के साथ मिक्सचर को यहाँ पे ऐड कर दिया जाए ऑप्शन में, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए समझने के लिए लिखा गया है कि गोल्डन मिल्क हल्दी दूध को कहा जाता है। हल्दी दूध का मुख्य काम क्या है? इम्यूनिटी बढ़ाना। क्या काम है? इम्यूनिटी बढ़ाना, सभी को पता है। अगला प्रश्न, वात दोष की नाड़ी का स्पंदन कैसा होता है? बहुत ही आसान प्रश्न है। तीनों दोषों की नाड़ियों के स्पंदन की बात कही गई है। तीनों दोषों के जो नाड़ी हैं उनके स्पंदन जो है सर्प से, मंडूक से और कबूतर से या बत्तख से कंपेयरिंग की गई है। आप इसका आंसर बताओगे कि वात दोष की नाड़ी का स्पंदन जो है कैसा होता है, इनमें से किस तरह का स्पंदन जो है होता है। अगला प्रश्न देखिए, शरीर से निकलने वाले मल कितने प्रकार के होते हैं? तो आपको पता है शरीर से जो मल निकल रहे हैं 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्वेद होता है, पूरिस होता है और मूत्र होता है। स्वेद, पूरिस और मूत्र, ये 3 दोष जो हैं, 3 मल जो हैं शरीर से निकलते हैं, याद रखना आपको। अगला प्रश्न देखा जाए
तो आयुर्वेद में रोगों को कितने मुख्य प्रकारों में विभाजित किया। मुख्य प्रकार की बात की जाए तो आयुर्वेद में रोगों को मुख्य प्रकार जो है 2 प्रकारों में बांटा गया है। एक होता है निज और एक होता है आगंतुक। आगंतुक या आगंतुज भी कई जगह मेंशन होता है, याद रखना आपको निज और आगंतुज। कह रहा है सत्व गुण से युक्त व्यक्ति कैसा होता है। सात्विक गुणों से युक्त व्यक्ति जो है शांत होता है और बुद्धिमान भी होता है। ये चीज दिमाग में रखना है आपको। 40वां नंबर प्रश्न देखिए, भारत सरकार द्वारा आयुर्वेद के प्रचार प्रसार के लिए कौन सा मंत्रालय बनाया गया है। तो सभी को पता होगा आयुष मंत्रालय जो है भारत सरकार द्वारा आयुर्वेद के प्रचार प्रसार के लिए बना हुआ है। अब कह रहा है सिद्ध चिकित्सा भारत के किस भाग में प्रसिद्ध है। तो भारत के दक्षिण भाग में, यानी कि साउथ रीजन के जो भी स्टेट है वहां पे सिद्ध चिकित्सा का बहुत ज्यादा प्रचलन है। ठीक है, अगला प्रश्न 42 नंबर प्रश्न देखिए, ग्रहणी रोग मुख्य रूप से किस अंग से संबंधित है। तो ग्रहणी किस अंग से संबंधित है, इसका आंसर जो है आप बताओगे। ग्रहणी किसे कहते हैं, कमेंट जब करेंगे तो ग्रहणी किसे कहते हैं वो भी बताइए। ग्रहणी रोग को हिंदी में क्या कहते हैं आप बताइएगा, और कौन सा अंग प्रभावित होता है वो भी बताना। भैषज्य रत्नावली नामक ग्रंथ किसने लिखा। तो भैषज्य रत्नावली नामक ग्रंथ जो है आचार्य गोविंद दास ने जो है लिखा है, याद रखना है आपको। अगला प्रश्न, भारत में आयुर्वेदिक चिकित्सा को प्रोत्साहित करने के लिए किस नीति को लागू किया गया। तो आप याद रखिएगा एकीकृत स्वास्थ्य नीति जो है भारत में आयुर्वेदिक चिकित्सा को प्रोत्साहित करने के लिए लागू की गई है। कई जगहों पे आयुष्मान भारत योजना को भी बताया जा रहा है, लेकिन आयुष्मान भारत योजना में आयुर्वेद का ज़्यादा, आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत भी जो है हम आंसर जो है दे सकते हैं, लेकिन जब एकीकृत स्वास्थ्य नीति न हो तो आयुष्मान भारत योजना को हम देख सकते हैं। 45 नंबर प्रश्न देखिए, किस विश्वविद्यालय में आयुर्वेद का शोध और अध्ययन सबसे अधिक किया जाता है। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU में सबसे ज़्यादा शोध और अध्ययन जो है आयुर्वेद के बारे में किया जाता है। अगला प्रश्न 46 नंबर प्रश्न देखिए, स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद का मूल मंत्र क्या है। तो सभी को पता होगा, स्वास्थ्य वृत्त आप पढ़ रहे हैं, स्वास्थ्य वृत्त में क्या है, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना ही आयुर्वेद का प्रयोजन है, उसी की प्रतिपूर्ति जो है स्वास्थ्य वृत्त के अंतर्गत की जाती है। तो स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम ये वाला आंसर जो है सही होगा, ऑप्शन ए। 47 नंबर प्रश्न कह रहा है कि शतावरी मुख्य रूप से किसके लिए प्रयोग होती है। शतावरी जो है महिलाओं के लिए प्रयोग में ली जाती है, उनके प्रजनन क्षमता को सुधारने के लिए प्रयोग में ली जाती है। तो ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न देखिए, आयुर्वेद को कितने उपवेदों में वर्गीकृत किया गया है। तो आयुर्वेद को उपवेद की अगर बात करेंगे तो 4 उपवेदों में वर्गीकृत किया गया है। आयुर्वेद को कितने उपवेदों में वर्गीकृत किया गया है, 4 उपवेदों में वर्गीकृत किया गया है। 49 नंबर प्रश्न देखिए, आयुर्वेद में वर्णित त्रयी ग्रंथ कौन से हैं। तो इस तरह से भी प्रश्न पूछ सकता है, बृहत त्रयी और लघु त्रयी भी पूछता है। तो ये जो ग्रंथ है चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग हृदय, ये सभी जो है बृहत त्रयी में आते हैं। आ रहा समझ में। तो इस तरह से भी आप आंसर दे सकते हो। अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं। 50वां प्रश्न क्या कह रहा है, आयुर्वेद में स्वस्थ व्यक्ति की परिभाषा क्या है। तो आयुर्वेद में स्वस्थ व्यक्ति की परिभाषा क्या है, जिसके दोष धातु और मल सम अवस्था में हो उसे स्वस्थ कहा गया है आयुर्वेद के अंतर्गत। कौन स्वस्थ है, जिसके दोष धातु और मल जो है सम अवस्था में हो, ऐसा स्वास्थ्य वृत्त में चरक के अंतर्गत भी कहा गया और सुश्रुत में भी इस चीज को कहा है। एक प्रश्न जो है इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं, आयुर्वेद को कितने उपवेदों में वर्गीकृत किया गया है। तो आयुर्वेद को जो उपवेद बताया गया वो 4 उपवेदों में वर्गीकृत किया गया है। पहला जो उपवेद है उसे हम कहते हैं साध्य। क्या कहते हैं, साध्य। दूसरा जो है उसे हम कहते हैं तंत्र। तीसरा जो है उसे हम कहते हैं निघंटू। तीसरे को क्या कहते हैं, निघंटू। और जो चौथा है उसे हम कहते हैं भैषज्य। क्या कहते हैं, भैषज्य, यानी कि औषधि कल्पना एक पार्ट हो गया। निघंटू की अगर बात करेंगे तो वैधक परिभाषा, वैद्यकीय परिभाषा या वैधक परिभाषा वो निघंटू में आएगा।
और तंत्र की बात करेंगे तो ये अग्निवेश तंत्र जो है इसमें सम्मिलित होगा, और साध्य की बात करेंगे तो शल्य चिकित्सा यहाँ पे सम्मिलित होगी। तो आयुर्वेद में उपवेदों को वर्गीकृत करने के जो 4 पार्ट हैं वो ये चारों पार्ट हैं। ठीक है, तो आयुर्वेद में आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली की शुरुआत के अंतर्गत जो 50 बेहतरीन प्रश्न थे वो आप सभी ने जान लिए, और धीरे धीरे आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं न्यू पैटर्न पे, जो आयुर्वेद एनएचएम कंपाउंडर की जो भर्ती आ रही है उसका जो नया पैटर्न है उस पे धीरे धीरे आपको सभी जो 15 सेक्शन हैं उससे आपको हम एमसीक्यू कराएंगे यूट्यूब पे। बाकी जो डिटेल क्लासेस हैं वो ऐप पे मिलेंगी आपको, और उसके जो बेहतरीन एमसीक्यू क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन भी आपको डिटेल में ऐप पे मिलेंगे। ऐप पे आपको एमसीक्यू टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, आपको एमसीक्यू क्वेश्चन का पीडीएफ भी मिल जाएगा जिसको आप प्रिंट आउट करा करके खुद पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन आंसर के साथ वो मिल जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट अभी तक हमसे नहीं जुड़े हैं वहां तक वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।